हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो रिलेटेड है क्लास 10 साइंस के चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस वीडियो में हम अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक्स के एक्सरसाइज में जितने तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को हम बारीकी से समझेंगे और उसका उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। अभ्यास का प्रश्न संख्या 1। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। ऑप्शन दिया गया है जरा दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। इसमें बताया गया है कि मानव नेत्र की वह क्षमता होती है कि यह विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, क्योंकि हमारी नेत्र की फोकस दूरी को आसानी से समायोजित किया जा सकता है। नेत्र की इस गुण को समंजन क्षमता कहा जाता है। समंजन क्षमता हमारी नेत्र की वह क्षमता है जिसके कारण हमारी नेत्र विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समंजन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ऑप्शन दिया गया है कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। हमारी नेत्र की संरचना ऐसी है कि किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमारी नेत्र की रेटिना पर बनती है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा रेटिना, जिससे हिंदी में दृष्टिपटल कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। ऑप्शन दिया गया है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे नेत्र की सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है। देखिए, अगर कोई वस्तु हमारी नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी या फिर उससे अधिक दूरी पर हो तो उस वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। परंतु अगर कोई वस्तु हमारी नेत्र के बहुत ही करीब हो, यानी वह 25 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर हो, तो ऐसे वस्तु को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। अर्थात सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो अल्पतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला है प्रश्न संख्या 4। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा या परितारिका द्वारा। हमारे नेत्र की संरचना ऐसी है कि हमारी नेत्र में जो नेत्र लेंस होती हैं ये पक्षमाभी पेशी के द्वारा अपने स्थान पर अवस्थित की जाती हैं। पक्षमाभी पेशी को इंग्लिश में सिलियरी मसल्स कहा जाता है और इसी सिलियरी मसल्स के शिथिलन या खिंचाव के कारण हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पक्षमाभी पेशी द्वारा, अर्थात सिलियरी मसल्स द्वारा। अगला है प्रश्न संख्या 5। किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पहला क्वेश्चन दिया गया है दूर की दृष्टि के लिए और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है निकट की दृष्टि के लिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बारीकी से समझना होगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि लेंस की क्षमता दिया गया है, इससे हमें लेंस की फोकस दूरी को कैलकुलेट करना है। एक व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए जो लेंस की क्षमता दिया गया है वह है -5.5 डायोप्टर। इसका हमें फोकस दूरी कैलकुलेट करना है। ठीक इसी प्रकार इसकी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए जो लेंस की आवश्यकता है उसका पावर दिया गया है
प्लस 1.5 डायोप्टर। इसका भी हमें फोकस दूरी को कैलकुलेट करना है। तो आइए एक एक करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दूर की दृष्टि के लिए। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए जिस लेंस की आवश्यकता है उसकी क्षमता दी गई है -5.5 डायोप्टर। अब ये जो क्षमता दिया गया है इससे हमें लेंस की फोकस दूरी को कैलकुलेट करना है। लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है और P इज इक्वल टू होता है 1/f, यानी यहाँ पर P का वैल्यू हम पुट कर देंगे और वह है -5.5। इस प्रकार f का वैल्यू जो हम निकालेंगे तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/-5.5, यानी इसको अगर हम डेसिमल प्लेसेस में बदलेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा -0.18 मीटर। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लेंस की जो क्षमता है इसका SI मात्रक है डायोप्टर और दूरी का जो SI मात्रक है वह है मीटर। इसीलिए जब हम लेंस की क्षमता को डायोप्टर में नापेंगे तो उससे जो फोकस दूरी कैलकुलेट होगी उससे हमें मीटर में व्यक्त करना होगा। अर्थात इस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह -0.18 मीटर होगा। इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस प्रकार इस लेंस की फोकस दूरी होगी 18 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन का मतलब यह हुआ कि लेंस जो है ये अवतल लेंस है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, यानी निकट की दृष्टि के लिए। अगला है निकट की दृष्टि के लिए। व्यक्ति को अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए जिस लेंस की आवश्यकता है उस लेंस की क्षमता प्रश्न में दिया गया है +1.5 डायोप्टर। अब इस लेंस की हमें फोकस दूरी को कैलकुलेट करना है। हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/f। P यानी पावर, f यानी फोकस दूरी। इस प्रकार P का वैल्यू हम पुट कर देंगे +1.5 और इस प्रकार f का वैल्यू निकल जाएगा 1/+1.5। इसको अगर हम डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 0.666 मीटर। चूंकि जब लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में एक्सप्रेस करेंगे तो फोकस दूरी को हमें मीटर में एक्सप्रेस करना होगा। इस प्रकार इसका वैल्यू निकल जाएगा 0.666 मीटर। इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी 66.6 सेंटीमीटर। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 6। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। एक स्वस्थ नेत्र में क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी से लेकर अनंत दूरी तक रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अनंत की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है और ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर सामने होता है। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए हमें किस प्रकार का लेंस और उस लेंस की क्या क्षमता होगी ये हमें ज्ञात करना है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस के व्यवहार से अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूर बिंदु पर बनता है। व्यक्ति को उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के अवतल लेंस का फोकस दूरी ऐसी होनी चाहिए कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उस नेत्र के दूर बिंदु पर बने। अब आइए ज्ञात करते हैं कि इस लेंस की क्षमता क्या होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात है कि प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है u इज इक्वल टू -∞। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के साथ ये समस्या होती है कि ये अनंत पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, क्योंकि इनकी जो दूर बिंदु होती है वे अनंत से शिफ्ट होकर सामने आ जाती है। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि दूर बिंदु जो है वह 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार का अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए ताकि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बने।
यानी जो वस्तु की दूरी होगी वह अनंत होगी। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम लेंस के समस्याओं को समाधान करते हैं तो कब हमें पॉजिटिव साइन लेना है और कब हमें नेगेटिव साइन लेना है, इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसकी थ्योरी वाली वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आप समझ लें कि जब भी हमें नेत्र से संबंधित कोई समस्या को सॉल्व करना हो तो हमें u और v यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों हमें नेगेटिव में लेना है। यानी u जो है ये भी हम नेगेटिव में लेंगे और v को भी हम नेगेटिव में लेंगे। तो स्पष्ट है कि प्रश्न में दिया गया है कि u इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। इसी प्रकार v यानी प्रतिबिंब की दूरी जो होगा वह भी -80 सेंटीमीटर होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है f यानी फोकस दूरी, यानी किस फोकस दूरी का अवतल लेंस व्यक्ति को उपयोग करना होगा। तो लेंस सूत्र से अब हम लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र है। अब इस सूत्र में हमें सभी का वैल्यू अपने अपने जगह पर पुट कर देना है और f का वैल्यू कैलकुलेट करना है। 1/f जैसा है उसको हम वैसे ही लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, v के जगह पर -80 और u के जगह पर हम लगाएंगे -इंफिनिटी। यानी v और u का वैल्यू हम अपने अपने जगह पर पुट कर देंगे। अब हम 1/f जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1/-80 जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे, नेगेटिव का साइन हम लगाएंगे। उसके बाद 1 को जब हम इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1/f जैसा है उसको वैसे लिखे, बराबर का चिन्ह लगाएं, 1/-80 जैसा है उसको वैसे ही लिखे, -0 जो है 0 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 0 को रिमूव कर दिए। इस प्रकार f इज इक्वल टू वैल्यू निकल गया -80 सेंटीमीटर। यानी अगर हम इससे मीटर में कन्वर्ट करके लिखें तो f यानी फोकस दूरी जो है वह -0.8 मीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि अवतल लेंस का फोकस दूरी नेगेटिव में होता है। f का वैल्यू नेगेटिव में आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति को लेंस का उपयोग करना चाहिए वह लेंस अवतल लेंस होना चाहिए। यानी इस कैलकुलेशन से हमने कैलकुलेट किया कि लेंस का फोकस दूरी यानी अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होना चाहिए। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि लेंस की क्षमता क्या होनी चाहिए, तो अब हमें क्षमता को कैलकुलेट करना होगा। लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है और P इज इक्वल टू होता है 1/f। अब हमें f का वैल्यू को पुट कर देना है। f का वैल्यू हमने निकाला 0.8 मीटर। इस प्रकार इसका वैल्यू निकल गया -1.25 डायोप्टर। चूंकि पावर जो होगा वह नेगेटिव में होगा क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी है वह नेगेटिव में है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अतः लेंस की क्षमता -1.25 डायोप्टर है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब कंप्लीट हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7। चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। इस प्रश्न में हमें चित्र बनाकर यह दर्शाना है कि दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जाता है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक व्यक्ति है जो दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसका निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए किस प्रकार की क्षमता के लेंस की आवश्यकता होगी। हमें मान लेना है कि एक सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। अब आइए इस प्रश्न का हम जवाब तैयार करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक सामान्य नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। एक ऐसे व्यक्ति जिसमें कोई दृष्टि दोष नहीं है, ऐसे व्यक्ति में क्या होता है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उसके रेटिना पर ही बनता है, न कि रेटिना से पहले और न ही रेटिना के बाद। इसको चित्र के जरिए हम इस प्रकार समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी एक वस्तु है और उस वस्तु का प्रतिबिंब इस व्यक्ति के नेत्र के रेटिना पर ही बनता है, न कि रेटिना से पहले और न ही रेटिना के पीछे।
परंतु एक दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र में किसी निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। एक ऐसे व्यक्ति जो दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्ति में क्या होता है कि निकट स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसको हम चित्र के जरिए इस प्रकार समझ सकते हैं। एक नेत्र है जो कि दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है। जब इस नेत्र के निकट कोई एक वस्तु हो तो निकट स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब इस नेत्र के रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है, जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति को निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ऐसे दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए क्या किया जा सकता है? उत्तल लेंस के उपयोग से इस दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। उत्तल लेंस के उपयोग से इस दृष्टि दोष से मुक्ति पाया जा सकता है। इसको हम चित्र के जरिए ऐसे समझ सकते हैं। एक ऐसा नेत्र है जो दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो अगर ये बिना चश्मे का किसी निकट स्थित वस्तु को देखें तो उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। लेकिन अगर ये एक ऐसे चश्मे का उपयोग करे जो उत्तल लेंस का बना हो तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र की रेटिना पर बनेगा और व्यक्ति निकट रखी वस्तु को आसानी से देख पाएगा। इस प्रकार दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन हो सकता है। अब हमें ज्ञात करना है कि लेंस की क्षमता क्या होगी। इसके लिए हम लिखेंगे ज्ञात है कि, यानी प्रश्न में क्या क्या हमें दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि एक सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, अर्थात एक ऐसा नेत्र जिसमें कोई दृष्टि दोष नहीं है, उसके लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। और ये हम माइनस में लेंगे क्योंकि जब भी हम नेत्र संबंधी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो u और v दोनों को हमें नेगेटिव में लेना है। कब हमें कौन सा चीज पॉजिटिव में लेना है, कौन सा चीज नेगेटिव में लेना है, इसमें अगर किसी प्रकार का कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस चैप्टर की थ्योरी वाली वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आप ये समझ लें कि जब भी हम नेत्र संबंधी कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो u और v दोनों का वैल्यू हमें नेगेटिव में लेना है। तो इस प्रकार u का वैल्यू प्रश्न में दिया गया है -25 सेंटीमीटर। v का वैल्यू कितना दिया गया है? -1 मीटर, क्योंकि प्रश्न में लिखा गया है कि व्यक्ति का निकट बिंदु जो है वह 1 मीटर है और इससे हम नेगेटिव साइड में लेंगे। 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। यानी v का जो वैल्यू होगा वह -100 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार u और v का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमें कैलकुलेट करना है f यानी फोकस दूरी। जो चश्मे का प्रयोग किया जाएगा उसका फोकस दूरी क्या होगा, क्योंकि जब तक हमें फोकस दूरी मालूम नहीं होगा हम लेंस की क्षमता को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फोकस दूरी हमें सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना होगा। अब हम क्या करेंगे? लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इस इक्वेशन में सभी का वैल्यू अपने अपने जगह पर हमें पुट कर देना है और f का वैल्यू निकाल लेना है। 1/f जैसा है उसको हम वैसे ही लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, v के जगह पर -100 लगाएंगे, उसके बाद माइनस साइन जैसा है उसको हम वैसे ही देंगे, u के जगह पर -25 पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे? 1/f जैसा है उसको वैसे ही लिखे, बराबर का चिन्ह लगाए, उसके बाद -1/100 इसको हम लिख लिए, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद हम लिखेंगे 1/25। इस प्रकार जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद 100 और 25 दोनों का एलसीएम जो है वह 100 हो गया। इस प्रकार इसको सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि इसका जो वैल्यू होगा वह -1 + 4 डिवाइडेड बाय 100, यानी इसका जो वैल्यू निकल जाएगा वह निकल जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 100। 1/f इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 100। तो हमने क्या पाया? 1/f इज इक्वल टू 3/100। इस प्रकार अब हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 100/3 और यह सेंटीमीटर में होगा क्योंकि सारे डिस्टेंसेस हमने सेंटीमीटर में लिया। जब भी हमें किसी लेंस की क्षमता को डायफ्टर में कैलकुलेट करना होता है तो हमें फोकस दूरी को मीटर में लेना पड़ता है। इस प्रकार इस सेंटीमीटर वाली फोकस दूरी को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा
और इसके लिए हमें 100 से डिवाइड करना होगा। इस प्रकार इसका वैल्यू निकल जाएगा 1/3 मीटर। लेंस की जो फोकस दूरी है वह है 1/3 मीटर। अब हमें लेंस की क्षमता यानी P कैलकुलेट करना होगा। P इज इक्वल टू होता है 1/f। अब f का वैल्यू हमें पुट कर देना है और P का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस प्रकार इसका वैल्यू निकल जाएगा 3 डायोप्टर। उस व्यक्ति को जो चश्मे का उपयोग करना है उस चश्मे का क्षमता होगा 3 डायोप्टर। अतः हम लिख सकते हैं कि लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब कंप्लीट हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 8। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी नेत्र किसी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाएगा अगर ये वस्तु हमारी नेत्र के बहुत ही करीब हो, यानी ये 25 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर होने से ऐसी वस्तुओं को हमारी नेत्र स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसका क्या कारण है, इसी का जवाब हमें इस प्रश्न में लिखना है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित करती हैं। हमारी नेत्र की बनावट ऐसी है कि हमारी नेत्र विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। इसका कारण यह है कि हमारी नेत्र की जो लेंस है ये अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकती हैं, यानी फोकस दूरी को समायोजित कर सकती हैं, और इसी गुण के कारण हम विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। परंतु अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती। चूंकि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है ये एक निश्चित सीमा से कम नहीं हो सकती है, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है, और इसी सीमा के कारण सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 9। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना होगा। हमारे नेत्र में एक नेत्र लेंस होती है और इस नेत्र लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के परिणाम स्वरूप नेत्र की रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अर्थात हमारी नेत्र में प्रतिबिंब दूरी जो होती है वह नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को कहा जाता है। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अगर किसी वस्तु की दूरी को अगर हम बढ़ा दें तो प्रतिबिंब दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब हमारे नेत्र की रेटिना पर बनती है। विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है ताकि हर स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। इस प्रकार किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देने पर नेत्र में प्रतिबिंब दूरी पर कोई अंतर नहीं होता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्रतिबिंब दूरी जो होती है ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को कहा जाता है। इस प्रकार अगर हम किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो प्रतिबिंब दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी नेत्र में जो नेत्र लेंस होती है ये अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन करती है, और फोकस दूरी में परिवर्तन होने के कारण प्रतिबिंब दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है अभ्यास का प्रश्न संख्या 10। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारों के टिमटिमाने के पीछे का कारण है वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन। चूंकि वायु का अपवर्तनांक विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे के प्रकाश का निरंतर अपवर्तन होता है। हमारे वायुमंडल में वायु का जो अपवर्तनांक है ये विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। इसका कारण यह है कि हर स्थान पर वायु का घनत्व अलग अलग होता है। इस प्रकार तारे के प्रकाश जब हमारी वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो हमारी पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे के प्रकाश का निरंतर अपवर्तन होता है, यानी कई बार अपवर्तन होता है। इसके कारण तारे की चमक तथा आभासी स्थिति में परिवर्तन होती रहती है।
और तारे टिमटिमाते हैं। इसी के कारण क्या होता है कि तारे की जो चमक है तथा तारे की जो आभासी स्थिति है, जो स्थिति हमें मालूम चलती है, ये दोनों परिवर्तन होती रहती हैं और इसी परिघटना को तारों के टिमटिमाने कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 11। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। आइए इस प्रश्न को हम समझने की कोशिश करते हैं। रात के समय आसमान में हमें असंख्य प्रकाश बिंदु दिखाई देते हैं जिन्हें हम तारों के नाम से जानते हैं, परंतु इन प्रकाश बिंदुओं में से कुछ ऐसे होते हैं जो तारे नहीं बल्कि ग्रह होते हैं। और ग्रह की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये ग्रह तारों की तरह टिमटिमाते नहीं हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ऐसा क्या कारण है कि ग्रह तारों की तरह नहीं टिमटिमाते हैं। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होते हैं, इसलिए ग्रह को विस्तृत स्रोत माना जा सकता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में बहुत कम परिवर्तन होता है। इस कारण से तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। ग्रह के नहीं टिमटिमाने के पीछे का कारण यह है कि हमारी वायुमंडल में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके परिणाम स्वरूप हमारे नेत्रों में जो प्रकाश प्रवेश करती है इसकी मात्रा में बहुत ही कम परिवर्तन होता है और इसी कारण ग्रह तारों की तरह नहीं टिमटिमाते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 12। अगला है प्रश्न संख्या 12। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे अधिक दूरी पर होते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य की किरणों को हम तक पहुंचने में वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नीले एवं कम तरंगदैर्घ्य प्रकाश का अधिकांश भाग माध्यम के कणों के द्वारा प्राकिरणित कर दिया जाता है। अंततः हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश लाल रंग का होता है। होता क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे अधिक दूरी पर होती है और अधिक दूरी पर होने के कारण सूर्य से निकलने वाली किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तक गुजरने के पश्चात हमारी नेत्रों तक पहुंचना होता है। ऐसी स्थिति में नीले या फिर कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का अधिकांश भाग माध्यम के कणों के द्वारा प्राकिरणित कर दिए जाते हैं और अंततः हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश लाल रंग का बच जाता है। तो अब हम लिख सकते हैं कि इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब हमने लिख लिया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास का प्रश्न संख्या 13। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। अगर हम आसमान को देखें तो हमें आसमान नीले रंग की प्रतीत होती है, परंतु एक अंतरिक्ष यात्री को आसमान नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। ऐसा क्यों। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। ऐसा प्रकाश के प्राकिरण के कारण होता है। अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां कोई वायुमंडल नहीं होते हैं और वहां कोई प्रकाश का प्राकिरण भी नहीं होता है। ऐसी घटना प्रकाश के प्राकिरण के कारण होता है। चूंकि हम जो है वायु के आवरण से घिरे हुए होते हैं, परंतु जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वहां कोई वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश का कोई प्राकिरण नहीं होता है। इसीलिए प्रकाश के प्राकिरण नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को आसमान नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने अभ्यास के सभी प्रश्नों का जवाब को लिखने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तब तक के लिए थैंक्स।